नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे पेंशन के पांसे पर। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में पेंशन की बड़ी भूमिका है, चाहे वो पुरानी पेंशन की बात हो कर्मचारियों की या फिर मीसाबंदियों की पेंशन की बात हो। दरअसल मीसाबंदियों की पेंशन में राज्य सरकार ने 5,000 रुपये महीने का इजाफा किया है। कल तक जो मीसाबंदियों को पेंशन 25,000 रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है। और जिन दिवंगत मीसाबंदियों के परिवार हैं, उनकी पेंशन में भी इजाफा किया गया है। 5,000 से बढ़ाकर वो 10,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सरकार मीसाबंदियों का इलाज भी फ्री में कराएगी। और साथ ही अगर वो दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में जाकर रहना चाहते हैं तो वहाँ भी उनको रहने में प्राथमिकता मिलेगी, यानी सरकार उनको महत्व देगी। इसके अलावा जिले में जो सरकार के गेस्ट हाउस है, वहाँ भी 2 दिन तक उनको रहने के लिए 50% शुल्क अदा करना पड़ेगा। वहाँ भी उनको कमरे इत्यादि देने में सरकार प्राथमिकता देगी। तो ये मामला है मीसाबंदियों की पेंशन का। सरकार ने 5,000 रुपये महीने का इजाफा किया है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले 2018 के बाद जो पिछली सरकार थी, शिवराज सरकार के पहले कमलनाथ की सरकार, उन्होंने मीसाबंदियों की पेंशन बंद कर दी थी। और इसे इस बात पर लिया गया था कि इससे जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका सम्मान घटता है, इसलिए उन्होंने कहा था कि फ्रीडम फाइटर को सम्मान होना चाहिए। मीसाबंदियों की पेंशन इस नाते बंद कर दी गई थी। तो आज इसी पर बात करेंगे कि पेंशन का पासा चुनाव में कितना कारगर होगा, क्योंकि अब जो भी फैसले होंगे, चाहे वो फैसले बदले जाए या लागू किए जाए, उसका कहीं ना कहीं राजनीति से वास्ता है और कहीं ना कहीं चुनाव से वास्ता है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। स्काइप पर रहेंगे ग्वालियर से पत्रकार जयंत तोमर जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपके साथ कि ये जो सारा मामला है, क्या इसमें राजनीति भी है या सच में मीसाबंदियों के प्रति सरकार का स्नेह है, प्रेम है, सम्मान है? ये अगर है भी राजनीति तो कितनी कारगर है? इससे सरकार को या भाजपा को चुनाव में कितना फायदा होगा, आपकी राय? देखिए, जाहिर तौर पर तो ये नज़र आता है कि मीसाबंदियों के प्रति जो प्रेम है उसको लेकर के सरकार ने ये फैसला किया है। और इसलिए भी क्योंकि करीब ये जो पेंशन 2008 से शुरू हुई थी और 15,000 रुपये से बढ़ते बढ़ते 30,000 रुपये अब हुई है जी। तो ये एक उनके प्रति एक लगाव है। और एक ही क्योंकि मीसा जो कानून था और डीआईआर कानून था, उसके तहत जो लोग बंद हुए थे अधिकांश वही थे जो उस वक्त की सरकार के विरोधी थे। और अब वो लोग जो सामने हैं उसमें 99% कह सकते हैं कि भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। और उसमें भी 1-2% ऐसे हैं जो कहे जाते हैं, कुछ समाजवादी हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, वो भी उस वक्त बंद हुए थे तो वो इसका सुविधा का लाभ लेते हैं। तो ये एक वो है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो जानकारी है ऐसी कि मीसाबंदियों की संख्या 1200-1400 ही है अब, क्योंकि उस वक्त जब शुरू हुई थी तब इतना वो था। और अब उनके जो आश्रित हैं उनको आधी पेंशन की व्यवस्था है, तो ऐसे करके लगभग 2000 के आसपास का ये आंकड़ा होता है लगभग। तो इसका सियासी गणित बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता बनता है, लेकिन एक जो लगाव है, एक जो उस यातना के प्रति जो एक सबका साथ है। खुद शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री, वो खुद भी उस दौरान के इसके क्या कहना चाहिए बंदी रहे हैं वो भी। तो ये और भाजपा के बहुत सारे बड़े नेता बंदी रहे हैं और वो एक अजीब सा एक बड़ा कठोर काल था वो जी। तो इसके नाते जो है इसको बढ़ाया जा रहा है। और ये सुविधा अभी अभी शुरू हुई और मध्य प्रदेश ने जब शुरू की थी तो उसके बाद राजस्थान और कुछ और भाजपा सरकारों ने भी सुविधा शुरू की थी। तो सियासी लाभ इसका छोटा मोटा अगर मिल सकता होगा तो मिलेगा, लेकिन इस योजना को लेकर कई सारे विवाद भी साथ साथ चलते रहे हैं, कई सारी चीज़ें भी हुई हैं बीच में। लेकिन बावजूद इसके भी ये जो मुझे लगता है कि शिवराज सरकार ने या जो आज जो फैसला किया है कि उनको बाहर जाने पे कुछ सुविधा और दे दी जाएगी और ये चीज़ें हैं, तो ये उस समय की जो परेशानियां जिन लोगों ने भोगी हैं तो उनके हिसाब से ये ठीक है। और चूंकि संख्या कम है तो इसलिए ये मुझे लगता है कि राजनीतिक से ज़्यादा एक भावनात्मक एक गणित है कि उस तरह का एक जुड़ाव सा है जो महसूस किया जाता है वो बना रहे। हालांकि ये ज़रूर है कि 2018-19 में जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर थोड़े समय, तो उन्होंने ये पेंशन बंद की थी और उन्होंने ये कहा भी था, उस वक्त सरकार की तरफ से आया था
कि इस पेंशन में जितने पात्र हैं उससे ज़्यादा पैसे निकाले जा रहे हैं, और सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। ये कहा गया था कि इसमें गड़बड़ी पाई जा रही है, तो जांच करके सही लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको बंद किया गया है। तो वो चीज़ भी आई थी इसमें। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि अब सरकार का अपना आखिरी कार्यकाल का आखिरी दौर है, तो उस वक्त में अगर ये वर्ग को भी सुविधा दी जा सकती है तो मुझे लगता है उस नाते दी गई है। बिल्कुल, लेकिन सवाल है कि चुनावी साल में याद क्यों आए, ये भी एक बात है। लेकिन मैं अगले दौर की बातचीत में हालांकि 5 साल बाद ये सम्मेलन हुआ, लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे इस सम्मेलन की। और दूसरी बात ये भी है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले हम सुनेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर क्या कहा जब वो ये ऐलान कर रहे थे। लेकिन इसमें मैं जरूर ये जोड़ूंगा कि आखिर जब ये इमरजेंसी आपातकाल लगा था और उस आपातकाल के दौरान किसी को नहीं पता था कि ये आपातकाल कब खत्म होगा, तो जो मीसाबंदी जब छूटे तब ये कहा गया था कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई के सेनानी हैं, और इसीलिए उसी तर्ज पर इनको सम्मान दिया गया था जो फ्रीडम फाइटरों को दिया गया था, क्योंकि कब ये खत्म होगी इसका किसी को अंदाज नहीं था। तो इस नाते भी उसकी गंभीरता, उसकी जो भी पीड़ा थी उसको देखने की बात की। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। वर्तमान में अभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों को 25,000 रुपए की सम्मान निधि मिलती है, और इसलिए हमने जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें हमने ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ की थी। अभी 25,000 से बढ़ा के उसको 30,000 रुपया किया जाएगा। परिवार को भी परिवार निधि दी जाती है, वो भी 500 बढ़ा के 8,000 रुपया की जाएगी, ताकि परिवार की गाड़ी भी लगातार चलती रहे। और परिवार भाव से ही हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। एक कहावत है कि जेल भाई सगा भाई, तो हम लोग जेल में रह के भी आए हैं। तो हमने सुना कि उन्होंने कहा कि ये मामला परिवार का है, और चर्चा की शुरुआत में मैंने ये भी बताया था कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई का नाम इसको दिया गया था। जयंत जी, ये जो सारा मसला है ग्वालियर चंबल से आपका वास्ता है, और जो पत्रकारिता आपने सीखी और जो आप कर रहे हैं उसमें समाजवादिता का पुट भी है, वो का रंग भी है। आपको क्या लगता है कि ये जो पैसे बढ़ाए हैं सरकार ने, उसको किस ढंग से आप देखते हैं? क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक नज़रिया है या सच में मीसाबंदियों के प्रति प्रेम और सम्मान है? जी राघवेंद्र जी, मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से मीसाबंदियों की पेंशन की राशि बढ़ाई गई है 25,000 से बढ़ाकर 30,000, और एंड चुनाव से ठीक पहले, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। लेकिन मैं यहाँ पे दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देश जब आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया, और मीसाबंदियों के लिए उसी तरह से 2008 में मध्य प्रदेश में उस तरह की सम्मान राशि का प्रावधान किया गया। लेकिन देश में मधु लिमय जैसे नेता रहे हैं जो मीसा में बंद रहे, रघु ठाकुर जैसे नेता रहे हैं जो मीसा में 19 महीने तक बंद रहे, लेकिन उन्होंने किसी तरह की भी सम्मान राशि या पेंशन लेने से इनकार कर दिया। तो ऐसे नेता, उन्होंने जिस नैतिकता के आधार पर पेंशन लेने से या सम्मान राशि लेने से इनकार किया, उस नैतिकता को भी प्रदर्शित करने की अब आवश्यकता है। खासतौर पे ये भी है कि लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदी आखिर जो धनराशि ले रहे हैं, तो क्या उनको ये नहीं दिखाई देता कि तमाम अव्यवस्थाएं हैं, उनको लेके भी उन्हें अब भी आंदोलन करने की आवश्यकता है? ऐसे मुद्दों को लेके वो लगातार आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीसाबंदी सम्मान राशि लेते रहें और किसी भी मुद्दे पर सरकार की अनियमितताओं के और सरकार की विसंगतियों को लेके कुछ नहीं बोलें। मधु लिमय जी ने तो जो सांसदों के लिए जो पेंशन की व्यवस्था की गई उसको आपातकाल की अवैध संतान कहा था। हम सब जानते हैं कि किस तरह से कब सांसद और विधायकों की पेंशन की शुरुआत हुई, लेकिन हम सब ये भी समझें कि अंततः हम देश के प्रति जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि प्रदेश और देश के ऊपर हम बोझ न साबित हों और लगातार जनता के लिए हम लोग संघर्ष करते रहें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जी। तो क्या जयंत जी, जो राशि मिली है उसको लेने से इनकार करने के लिए हर एक की क्या पारिवारिक स्थितियां उस लायक हैं, या सबके मन में उतना त्याग है जो मधु दंडवते या
आप लिमेश जी की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी। सबकी पारिवारिक स्थितियां बिल्कुल उस तरह की नहीं है, लेकिन जनता की जो पीड़ाएं हैं उनको तो उठाते ही रहना चाहिए हर तरीके से। उनको उठाने से कौन रोक रहा है? बिल्कुल। और उसकी वजह से आपकी सम्मान राशि तो नहीं बंद हो जाएगी। अगर होती है तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की सम्मान राशि को स्वीकार भी नहीं बिल्कुल। करना चाहिए। आपकी बातचीत में जो चीज़ निकल कर आई वो ये भी है कि जो MP MLA हैं उनको भी पेंशन लेने से इनकार करना चाहिए। हम जरूर इस बात की प्रतीक्षा करेंगे कि कोई मधु लेमे जैसे आदमकद लीडर निकल कर आए आज की पीढ़ी में, जो विधायक या सांसद हों और वो पेंशन लेने से इनकार करें और उसको बंद करने की बात करें। अगर ऐसे 2-4 भी महामानव निकल आए तो हम समझेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में भी इस तरह की, जिसे कहते हैं ना, जमीर वाले लोग जिंदा हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन सवाल यही कि जो मीसाबंदियों की पेंशन है उसको लेकर जो बातें हो रही है उससे मैं पूछूंगा रमेश सिंह जी से कि सामाजिक सरोकार आखिर इस बात की कितनी इजाज़त देता है कि जो मीसाबंदी थे 19 महीने जो बंद रहे, जिनके परिवार उस समय परेशान हो गए थे, जिनको ये नहीं पता था कि कब जेल से छूटना होगा, कब मिलना होगा और नहीं मिलना होगा। क्योंकि अगर ये IB की रिपोर्ट ऐसी ना होती कि सरकार की बहुत वाहवाही हो रही है और अगर कांग्रेस चुनाव कराएगी तो वो जीत सकते हैं, अगर ऐसी रिपोर्ट ना होती तो शायद इमरजेंसी और थोड़ा सा लंबा चलती, क्योंकि ये ख़त्म ही इस मुद्दे पर हुई थी कि बहुत देश में राम राज्य आ गया है, ट्रेनें समय पर चल रही हैं, लोग दफ्तर समय पर जा रहे हैं, रिश्वतखोरी बंद हो गई है। बेशक ये सब कुछ हुआ था, लेकिन लोग कई तानाशाही से तंग भी आ गए थे, वो स्थितियाँ थी। आपकी राय रमेश सिंह जी, आप पेंशन को किस ढंग से देखते हैं? राघवेंद्र जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपातकाल को 40 साल गुजर चुके हैं जी। और मध्य प्रदेश के जनमानस में कांग्रेस के विरुद्ध कोई नकारात्मक भावनाएं पैदा कर पाए ये मुद्दा, ये असंभव लगता है मुझे। असल में बीजेपी ने ये जो मुद्दा उठाया है, ये पेंशन बढ़ाई है, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक कदम है। उस समय आपातकाल की जो परिस्थितियां थी वो बहुत भयानक थी। मुझे भी, मैं बचपन में छोटा था तो मुझे भी कुछ याद है कि किस तरह से लोग गांवों में भागते फिरते थे, नदी नालों में छुपते फिरते थे। तो बहुत विकट परिस्थिति थी। शहरों में जो लोग इसके विरुद्ध लड़ रहे थे उनकी तो हालत इतनी खराब थी कि मतलब पुलिस वाले घर से सिलेंडर तक उठा के ले जाते थे ताकि खाना ना बन पाए। तो वो स्थिति तो बहुत भयानक थी और बीजेपी सरकार ने इनके लिए पेंशन, ये जिन लोगों ने ये इसमें कैटेगरी में आते हैं वो कोई बड़े संपन्न लोग नहीं है। उनको अगर 30-35 हजार रुपए मिलते हैं वो अच्छा है। कम से कम एक सरकार की मतलब एक सहानुभूति है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वर्तमान में जिस मुद्दे को जो कांग्रेस उठा रही है, बीजेपी, रमेश जी, कांग्रेस बहनों को, लाडली बहनों को 1000 रुपए, तो ये मीसाबंदी लाडले भैया को 30,000 रुपए, तो ये भी इस तरह का मामला है। ये शुद्ध रूप से कांग्रेस, इसमें देखिए, इससे डायरेक्ट तो बीजेपी को कोई लाभ नहीं होगा चुनाव में, क्योंकि 1000-2000 लोग हैं और ये कोई बहुत ज्यादा वोट दिलवा दें ये भी नहीं है। लेकिन इससे बीजेपी की कोशिश ये है कि इस समय वो कांग्रेस की नकारात्मक छवि का पेंट बनाने में लगी है, तो उसमें ये एक आध रेखा खिंच जाएगी, ये संभव हो सकता है। इसके अलावा इसका कोई मतलब बीजेपी किसी बड़ी सद्भावना के द्वारा कारण या लोकतंत्र की छवि के कारण ये सब कर रही है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। अभी एक जयंत जी ने कहा था सांसद विधायक पेंशन का, ये बहुत अच्छी बात कही। आपने भी इस पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें ये उभर के आया था कि एक विधायक, पंजाब में तो ये शायद प्रकाश सिंह बादल 8 या 9 पेंशन ले रहे थे। यानी जितनी बार सांसद या विधायक रहे आप उतने बार की पेंशन 1.5, 2-2, 3-3 लाख रुपए तक पेंशन मिलती लोगों को। सांसद विधायक जितनी बार हो जाए, ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र का ये आपातकाल की पेंशन उतनी आपत्तिजनक नहीं है जितनी सांसद विधायकों की पेंशन आपत्तिजनक है। ये तो हद करते हैं। तो इस पे तो और मतलब आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी सांसद विधायक इस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं। मीडिया कुछ बात कर ले तो कर ले। लेकिन रमेश जी, इस पूरे मामले को हम ऐसे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आशीष जी, तो कटु शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हमारे माननीय विधायक और सांसद हैं, अगर वो माफ़ कर सके तो ज़रूर माफ़ करें। मैं कहूँगा कि जो पेंशन है, जो MP MLA पेंशन लेते हैं 5 साल के बाद या 1 दिन बनने के बाद भी जो पेंशन के हकदार हो जाते हैं,
ये लोकतंत्र की एक किस्म की लूट है। ये पेंशन कम, लोकतंत्र की लूट ज़्यादा, क्योंकि सरकार का जो पैसा है उसका जो लोकतंत्र पेंशन का बजट है हर बार बढ़ता जाता है, क्योंकि हर बार पूर्व विधायक, पूर्व एमएलए की एमपी की संख्या बढ़ रही है और उसी के नाते ये पेंशन भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी रोक की ज़रूरत है। मैंने कहा था कि पेंशनों का जो पासा है उसमें मीसाबंदियों की पेंशन तो ही है, मध्य प्रदेश में वो जो हमारे कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो गए हैं उनकी पेंशन का मामला भी है। तो ये अगर चीज़ें एक साथ होंगी तो राजनीति में ज़रूर थोड़ी सी गर्माहट आएगी। आपकी राय? लोकतंत्र में लूट तो हम कह ही रहे हैं कि जो एमपी एमएलए को मिलती है वो बंद होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जो पुराने बेचारे रिटायर लोग हैं, जो पेंशन के भरोसे अपने घर परिवार में थोड़ा सम्मान पाते हैं या जिनका इलाज हो जाता है, जो बुढ़ापा इस बात पर काटते हैं कि चलो पेंशन है तो हम दवा भी ले लेंगे और नाती पोतों को थोड़ा सा पैसा देके उनसे सेवा करा लेंगे या उनके प्रिय बने रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाला समय है उसमें मीसाबंदियों के साथ साथ अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन भी एक मुद्दा बनेगी, जो कांग्रेस तो बना चुकी है, भाजपा भी इस पर आगे पीछे कुछ ना कुछ निर्णय करेगी। बिल्कुल, अगर पेंशन ही देना है, मतलब महिलाओं को देना है, पुरुषों को देना है, मीसाबंदियों को देना है, सबको देना है, तो फिर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए फिर पुराने जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये स्कीम होनी चाहिए, उनके लिए भी लाना चाहिए जो जिसका वादा कांग्रेस ने किया है। तो ये अब जब होना तो सारे वर्गों के लिए हो जाना चाहिए। वाकई में एक बड़ी एक अजीब सी स्थितियां हैं कि जो व्यक्ति विधायक से सांसद बन जाता है वो विधायक की भी पेंशन लेता है, सांसद की भी लेता है, उसकी पेंशन बढ़ती है लगातार, उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसको रेल टिकट मिलते हैं, हवाई टिकट मिलते हैं सांसद विधायकों को। तो ये सब इन चीज़ों को बंद करने पर भी सोचना चाहिए। अगर सरकार एक तरफ से बांट रही है तो दूसरी तरफ से उसको ये भी सोचना चाहिए कि क्या चीज़ें अव्यवहारिक हैं जिसको खत्म किया जा सकता है, जिसकी वजह से नाराजगी है। तो अगर ये पेंशन का युक्तिकरण जो सरकारी भाषा होती है उसको करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जनता की को भी सही मंच पे जो ये वर्ग है उनको सही जगह पे बात करना चाहिए। मीसाबंदियों की पेंशन का जो मामला, इसमें भी एक बात बीच में आई थी कि उसमें ये आया था कि शायद इस तरह का एक याद है मुझे, नियम था कि जो 6 महीने या उससे अधिक वक्त तक जेल में रहे हैं उनको ही पेंशन दी जाएगी। फिर बाद में ये बात सामने आई, जब इनकी पेंशन रोकी गई थी तब ये बात सामने आई थी कि जो 1 दिन या 2 दिन भी बंद रहे उन्हें भी मिल रही है। तो उसमें गलत नहीं, मिल रही है, सही मिल रही है। नियम जो है वो नियम की तरह चले, तो जो सांसदों विधायकों के लिए भी जो नियम है वो नियम की तरह काम, उनके भी नियम तय होना चाहिए कि 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पेंशनें लेने का। जैसे प्रकाश सिंह बादल की बात आई, वो तो खुद ही इतने संपन्न थे और उसके बाद ये स्थितियाँ हैं। तो ये चीज़ें बंद अगर हो जाएंगी तो अच्छा संदेश जाए। किसी अगर ज़रूरतमंद वर्ग को दिया जा रहा है तो जिसको ज़रूरत से ज़्यादा दिया जा रहा है उसकी भी कटौती होनी चाहिए। ये इतना सख्त निर्णय यदि सरकार। मेरा एक सवाल और है, चूँकि पेंशन की बात हो रही थी, हमारा फोकस तो मीसाबंदियों की पेंशन पर है, लेकिन जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं, जो सांसद का चुनाव लड़ते हैं, या जो विधायक सांसद दोबारा टिकट पाने पर इलेक्शन लड़ते हैं और जब वो हार जाते हैं तब भी तो उनका जीवन चलता है बिना पेंशन के। जैसे कोई पहली बार टिकट लेके इलेक्शन लड़ रहा है और वो हार गया तो वो जनता के बीच में सक्रिय होता है। तो जो कारण दिया जाता है कि जो हमारे पूर्व सांसद विधायक हैं वो जनता के बीच में जाते हैं तो उनको जीवन यापन के लिए पैसा मिलना चाहिए। तो फिर तो ये नियम भी बन जाए कि जो इलेक्शन लड़ रहा है और हार गया उसको भी दो, क्योंकि वो आखिर जनता के बीच में तो जनता की सेवा कर ही रहा ना। तो ये बहुत सारे फिर तर्क कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि ये लोकतंत्र में माननीयों की पेंशन की जो लूट है वो कहीं ना कहीं उस पर विराम लगाने की जरूरत है। अब मीसाबंदियों की संख्या जैसे आपने कहा कि बमुश्किल 1500 से 2 होगी इतनी, तो ठीक है, इस पर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो हज़ारों की तादाद में एमपी एमएलए हैं और हर एमपी एमएलए अगर सांसद बन गया तो उसकी भी ले रहा है, विधायक बन गया तो उसकी भी पेंशन ले रहा है, और जितने बार बनते जा रहा है उतने बार लेते जा रहे हैं, तो ये जो उनका पेट है वो उसमें ये भूख खत्म नहीं हो रही है। जयंत जी, आपकी इसमें राय, क्योंकि आपने मधु लेमा जी का जिक्र किया है, ये बहुत आदर्श स्थिति है, लेकिन ये वायरस लोगों में बढ़ना चाहिए और इस त्याग की भावना जो लोकतंत्र में काम कर रहा है जनता के बीच में, अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है कि एक उदाहरण होगा, लोग उसका अनुकरण भी करेंगे। आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं एक बार मधु लेमा जी को फिर से याद करना चाहूंगा। वे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे जी। उन्होंने गोवा मुक्ति का संग्राम लड़ा, उन्होंने आपातकाल में बंद रहे, सांसद रहे, लेकिन किसी भी इनमें से 4 चीजों के लिए किसी भी बात की उन्होंने पेंशन या सम्मान राशि स्वीकार नहीं की। वे जीवन भर लिखते रहे और लिखकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया है।
ऐसे आदर्श राजनेता जो जब संसद में रहे उसको संसद का स्वर्ण काल माना जाता है, उन्होंने जनता की आवाज को उठाया, कभी बहिष्कार नहीं किया। जी। तो हम अगर राजनीति में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं और जनता के प्रति जवाबदेह खुद को मानते हैं, तो हमें लगातार जनता के मुद्दों को उठाते रहना चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र सेनानी, उनका पूरा सम्मान है। निश्चित रूप से उन्होंने एक बड़ा बलिदान दिया है। कोई भरोसा नहीं था कि वो जेलों के शिक्षे से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि आप अगर देश प्रेम से लबालब भरे हुए हैं, तो फिर आप ये भी देखिए कि आखिर ये जो बढ़ाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता है भी कि किसी दूसरे को आवश्यकता हो तो उसको भी थोड़ा सा देखिए और इस पर थोड़ा सा एक बार विवेचना करके देखनी चाहिए कि क्या ये जो है कहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया तो नहीं है, कहीं नैतिकता से ये कितना जुड़ा हुआ है, और क्या हमारा देश, हमारा प्रदेश इतनी सम्मान राशि या पेंशन देने की स्थिति में है क्या? बिल्कुल। इन सारी चीजों पे भी बहुत संवेदनशीलता से विचार करने की सभी को आवश्यकता है। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि समाजवादियों की जो पौध थी, समाजवादियों की जो फौज थी, अब उसमें भी टोटा पड़ गया है। अब कितने मधुलिमय हैं, कितने रघु ठाकुर हैं जो इस बात को झंडा लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका भी एक तरह से ये दुर्लभ प्रजाति होती जा रही है। कहीं ना कहीं समाजवादियों को अपनी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, और जैसा मधुलिमय जीते थे या राम मनोहर लोहिया जीते थे, उसको भी जीवन में जीने की जरूरत है, बजाय कहने के लोग। क्योंकि समाजवादी जो बच्चे हैं वो कहते तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उदाहरण कम दे पाते हैं। ये एक माने तीखा सवाल भी और चुभने वाला भी है। आजादी से पहले जितनी बार जेल में बंद रहे, आजादी के बाद उतनी ही बार जेल में बंद रहे। लेकिन जब भारत सरकार से पूछा गया कि क्या वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो सरकार ने जवाब दिया कि इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पेंशन नहीं ली थी, इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में उनका कोई नाम नहीं था। ये सवाल तो मुझे लगता है हमेशा रहेगा जो हम जिन पर बात कर रहे हैं। रमेश जी से मैं अंतिम टिप्पणी ले लूं। रमेश जी, बहुत आदर्श की चूंकि बात हो रही है और हम आदर्श की तरफ जा रहे हैं, नैतिकता की तरफ जा रहे हैं, दोनों की जरूरत है। बिना आदर्श और नैतिकता के जीवन चलता नहीं, भले ही उसके उदाहरण घट रहे हों। आपकी राय, ये जो मामला समाजवादियों का है या मधुलिमय का है या राम मनोहर लोहिया की हम बात करें, आपका इसमें क्या कहना है मीसा बंधु के साथ साथ? राघवेंद्र जी, समाजवाद की राजनीतिक संस्कृति पिछले कुछ दशकों में जो अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है, अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण सामाजिक परिस्थितियां भी बदली है, तो समाजवाद की संस्कृति बहुत ज्यादा घट गई है। हालांकि आज भी गाहे बगाहे मतलब समाज में, राष्ट्र में कहीं ना कहीं इस तरह की सोच वाले लोग हैं। नैतिकता और ये जो मौलिकता, ये जो बातें हैं अब बहुत दुर्लभ होती जा रही है। बिल्कुल विलुप्त प्रजाति के लोग हो गए जी। बहुत संक्षेप में 2-4 वाक्यों में कहिए, समय कम बचा है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह दूं, बीजेपी जो आपातकाल के मुद्दे पे ये पेंशन जो व्यवस्था कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी से लोगों का दिमाग हटाने की कोशिश कर रही है। वरना आपातकाल के मुद्दे पे जनता ने 77 में ही कांग्रेस को सजा दे दी थी। तो अब ये इसमें मेरा साफ ये है कि ये इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। बीजेपी कुछ राजनीतिक गेनिंग करना चाहती है, कुछ पेंटिंग करना चाहती बस। चलिए, कोशिश हर कोई करता तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैं इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा सब साथियों के लिए समापन के पहले, कि भोपाल में गैस कांड हुआ। अब वो गैस कांड के बाद एक पीढ़ी पूरी खत्म हो गई। स्थिति ये है कि जब गैस कांड की तिथि आती है तो जिन क्षेत्रों में भारी तबाही हुई थी वहाँ भी लोग उसको याद करने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। तो मामला पुराना हो गया है, लेकिन इस पुराने मामले को ताज़ा करने की कोशिश है। मीसा बंधु को पेंशन बढ़ाकर कह सकते हैं कि सरकार ने कोशिश की है लाभ लेने की। अब चुनाव बताएगा कि इसका लाभ कितना है कितना नहीं है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका भी, जयंत जी आपका भी, और आशीष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में से लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।